हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के प्रैक्टिस सेट की। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक की बात की जा रही है और आर्थिक से रिलेटेड जितने मामले होते हैं वो वित्त मंत्रालय देखता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है तो क्या स्थिति होती है? आय निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है, कार्य निम्न स्तरीय पण्य हो जाता है, अवकाश निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है, या फिर उच्च वेतन स्तर पर लोग आलसी हो जाते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट है, अवकाश निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर हमें दे रखा है, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है? तो फ्रेंड्स, खाद्य सुरक्षा की बात करें तो इससे अभिप्राय खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति, उसको बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मांग एक उदाहरण है? चावल, वस्त्र, प्रसाधन सामग्रियां या फिर सीमेंट? तो इसका राइट आंसर है डी, सीमेंट। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक किसी उत्पाद के लिए मांग की वक्र को दाहिनी ओर स्थानांतरित नहीं करता? सफलतापूर्वक विज्ञापन करना, इसके पूरकों की कीमतों में गिरावट, इसके स्थानापन्नों की कीमतों में बढ़ोतरी, या फिर स्वयं उत्पाद की कीमतों में गिरावट? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इससे तात्पर्य होता है इसके पूरकों की कीमत में गिरावट, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन, या फिर लोकसभा और राज्यसभा? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन, ये भारत के कानून को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, या फिर भाईचारा? तो देखिए, नीचे आपको कोड दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, न्याय भी इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है, समानता और भाईचारा भी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? अब यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड्स, ये इसमें अगर हम विधि की बात करें तो भूभागीय प्रतिनिधि इसके अंदर चुनाव में इस विधि को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? तो इसमें बात करें भारत के पहले भाषा राज्य का सम्मान प्राप्त होने की, तो ये सम्मान प्राप्त हुआ है अगर यहाँ पे बात करें तो आंध्र प्रदेश को, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो वित्त आयोग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहेब का दूसरा नाम था धोंदू पंत, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें ये लेखकों का मिलान करना है इनके आगे, जैसे कवि राजमार्ग, महावीराचार्य, आदि पुराण, संकटायन, गणित सार, सारास्मग्र, अमोघ वर्षा, अमोघ वृद्धि, यानी जिनासेना? तो इसके अगर हम यहाँ पे मैचिंग की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कविराज मार्ग है वो अमोघ वर्षा से रिलेटेड है, तो देखिए 1 से यहाँ पर क्या मिल गया, 3rd। और आदि पुराण की बात करें तो ये जिनासेना से रिलेटेड है, तो देखिए फ्रेंड्स, 1st से 3rd किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, और ये दे रखा है हमें ऑप्शन सी में।
तो यानी कि बी कट गया, डी कट गया। अब देखिए बी आदि पुराण जो है वो जिना सेना से रिलेटेड है, यानी कि B4, यानी कि अभी हम यहाँ पे नहीं देख सकते, हमें और देखना होगा। गणित सारास्म ग्रह की बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा महाविचार्य से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ए बी कट गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? निकिता खुर्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव, यूरी एंड्रोपोव या फिर मिखाइल ग्रोवार्चेव। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, निकिता खुर्चेव। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आते हैं, केसरी था, केसरी अब हमें बताना है वो कौन था। तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसके मालिक S.N. बनर्जी थे? नहीं, ये भी नहीं है। तो ये फर्स्ट कट गया, सेकंड कट गया। एक मराठी समाचार पत्र या फिर एक तमिल साप्ताहिक? तो केसरी की बात करें तो ये एक मराठी समाचार पत्र था, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर की बात करें तो वो थे एल्बुकर्क, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समुद्र में बहिर्विष्टि भूमि कहलाती है? जलडम जलडमुरुद्ध, प्रायद्वीप, स्थल संयोजक यानी कि इमस्थमस या फिर द्वीप? तो राइट आंसर की बात करें तो बी राइट है, प्रायद्वीप। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों यानी कि पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है कुल्लू घाटी? तो ये स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि है यमुना। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें अगेन मिलान करना है। तो देखिए, तिरुचिरापल्ली लोकोमोटिव, विशाखापट्टनम टैंक फैक्ट्री, आवड़ी हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग, चितरंजन जहाज निर्माण। तो हमें यहाँ पे मैच करना है कौन किससे रिलेटेड है। तो देखिए फ्रेंड्स, तिरुचिरापल्ली जो है वो हमारा लोकोमोटिव से ही रिलेटेड है, और विशाखापट्टनम टैंक फैक्ट्री से, आवड़ी हैवी इलेक्ट्रिकल उद्योग और चितरंजन जहाज निर्माण, यानी कि ये सारे जो मिलान दे रखे हैं वो सारे सॉरी, यहाँ पर जो थर्ड है आवड़ी वो जहाज निर्माण से रिलेटेड है, एंड चितरंजन हमारा हैवी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप एक बार इसको करेक्ट कर लीजिए, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तिरुचिरापल्ली लोकोमोटिव से रिलेटेड है, विशाखापट्टनम टैंक फैक्ट्री से, आवड़ी जो है वो हमारा जहाज निर्माण से, और चितरंजन हमारा हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखा है, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कम नहीं होती, बढ़ जाती है। ताप में वृद्धि से वायुदाब कम हो जाता है? नहीं, ये भी गलत है, ताप में वृद्धि से वायुदाब हमारा बढ़ जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है? नहीं, ये भी गलत है। प्रति 165 मीटर की चढ़ाई के साथ ताप में 1 डिग्री की कमी हो जाती है? यस, ये करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या पड़ा है? वन संपत्ति की क्षति हुई है, उनके मूल्यवान पादपों की क्षति हुई है, जंगली जानवरों के निवास स्थान का नाश हुआ है, या फिर मृदा अपरदन हुआ है? तो फ्रेंड्स, अगर इसमें देखें तो अनेक या फिर उनके बात कर सकते हैं, उनके होगा, उनके मूल्यवान पादपों की क्षति हुई है, क्योंकि उनमें बहुत सारे मूल्यवान पादप भी पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है उभय लिंगीय श्री, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है? धूप, जल, पर्णरहित यानी क्लोरोफिल, इन सभी की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
झूम है। झूम क्या है? एक लोक नृत्य है, नदी का नाम है, भारत के उत्तरी पूर्व में एक जनजाति या फिर कृषि यानी खेती का एक प्रकार है। तो झूम की बात करें तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर एक खेती का एक प्रकार है जो कि मेघालय में झूम खेती की जाती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। आप नोट भी कर लीजिए, वो ये भी पूछा जाता है कि झूम खेती कहाँ होती है, तो ये मेघालय में होती है। नेक्स्ट है, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैफीन होता है। इसमें हमें प्रत्येक वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमें शुद्ध वर्तनी देखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अहर्निश, अहर्निश, अहर्निश एंड अहर्निश यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें से देखना है कि अहर्निश जो है वो किस तरीके से सही तरह लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स अहर्निश लिखने का तरीका जो है वो ये है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम पश्चाताप देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इजीली समझ गए होंगे पश्चाताप कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पश्चाताप। ठीक है, ऑप्शन बी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप देखें तो देखिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि बी और डी जो है दोनों ही बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है तुष्टीकरण। तो देखिए फ्रेंड, तुष्टीकरण जो लिखने का सही तरीका होता है वो यहाँ पे ऑप्शन डी या राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, तुष्टीकरण। अब नेक्स्ट है, मीत का तत्सम शब्द क्या होगा? मितवा, ऋतवा, मित्र या प्रेमी? तो मीत का जो तत्सम शब्द है वो है मित्र, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हमें पर्यायवाची शब्द बताने हैं। कामदेव का क्या होगा? मदन, मतंग, समर या सदन? तो राइट आंसर है यहाँ पे मदन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें पर्यायवाची शब्द बताना है सतत का। तो सतत का पर्यायवाची शब्द होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन सी, अनवरत। ठीक है, नेक्स्ट है, अगेन हमें यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताना है विकसित का। विकसित का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द होगा प्रफुल्लित, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है पंकज। पंकज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुकुमार, विमल, आकर्षक या फिर सरोज? तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, सरोज। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जो सब कुछ जानता है उसे कहा जाता है सर्वज्ञ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताने हैं व्लोम शब्द। तो आरोहण का व्लोम शब्द होगा यहाँ पे अवरोहण, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सार्थक। सार्थक का यहाँ पे व्लोम शब्द होगा निरर्थक, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं संदेह पर। तो संदेह का पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पे निसंदेह। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्राह्मण ठठावो, कांचे घट जिमी डारू फोरी, सकौ मेरू भूसक जिमी तोरी। इसमें हमें बताना है कि कौन सा रस है। तो इसमें रस की बात करें तो यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है, जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्राह्मण उठावे। ठीक है, कांचे घट जिमी डारो फोरी, सकौ मेरू भूसक जिमी तोरी। तो इसमें जो रस है वो है वीर रस, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं अभिभावक पर। अभिभावक में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त? उपसर्ग फ्रेंड्स आगे लगता है, तो यहाँ पे जो उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है वो है ऑप्शन सी, अभी। नेक्स्ट है, जो हमेशा रखने वाला हो उसको क्या कहते हैं? हमेशा रखने वाले को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा शाश्वत, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, खद्दर कुर्ता भवभको नेता जैसी चाल, यही बालक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। इसमें हमें बताना है कौन सा रस है। तो इसके अंदर रस है यहाँ पर हास्य रस, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर हमें वाक्य दियो, संपूर्ण वाक्य को कौन सा अर्थ यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है। जिसको व्यवहार में नहीं लाया जाता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यहाँ पे अव्यवहारत, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिस वस्त्र को पहनाना गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अप्रहत, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिसका वध करना अनुचित हो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिसका वध करना अनुचित हो उसको कहा जाता है आरक्षित। नेक्स्ट है,
उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो उपासना की बात करें तो यहाँ पे उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है उप, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं संधि विच्छेद की, तो हमें संधि विच्छेद बताना है स्वागत में कौन सा है। तो यहाँ पे स्वागत में संधि विच्छेद है सु प्लस आगत, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सप्तर्षि। सप्तर्षि में कौन सा यहाँ पे किस तरह की संधि विच्छेद होगा? सो सप्तर्षि में होगा यहाँ पे सप्त प्लस ऋषि, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है रीत्यनुसार। रीत्यनुसार का मतलब यहाँ पर क्या है? तो इसके अनुसार यहाँ पर हो गया रीति प्लस अनुसार, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे कहते हैं उऋण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमें पुरुषोत्तम बताना है कि इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, पुरुषोत्तम में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है यथा साध्य में क्या है? तो यथा साध्य में प्रयुक्त हुआ है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब हमें बताना है वीर पुरुष में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो वीर पुरुष में यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन बी डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का यहाँ पे संधि विच्छेद होगा सम प्लस तोष, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ ध्वनि का यहाँ पे अगर हम बात करें उच्चारण स्थान की तो ऊ का है कंठ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमें यहाँ पे बताना है वाक्य हमें शुद्ध बताना है। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए। फिर है 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 3 नगरों के नाम 3 नगरों का नाम बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए का नाम बताइए, यहाँ पे भी का है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है और यहाँ पे जो होना चाहिए वो इस तरह से बोला जाएगा 3 नगरों के नाम बताइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे के कर लीजिए और अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, इनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो आएगा करेक्ट वो होगा 3 नगरों के नाम बताइए, क्योंकि अगर आप बोलकर भी देखें तो देखिए यही उच्चारण सही है। हम किसी से कहेंगे 3 नगरों का नाम बताइए, तो का जो होता है वो एक वचन में होगा कि उस नगर का नाम बताइए। 3 नगरों बोला है तो के होगा 3 नगरों के नाम बताइए, तो आप यहाँ पे किसी में भी ए या बी में के कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चाकू से राम को काटकर आम खिला दो, राम को चाकू से काटकर आम खिला दो, चाकू से आम काटकर राम को खिला दो, या फिर आम को काटकर चाकू से राम को खिला दो। तो इसमें देखिए राइट आंसर चाकू से आम काटकर राम को खिला दो, ये करेक्ट है। देखिए चाकू से राम को काटकर, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें चाकू से राम को काटकर आम खिला दो यानी चाकू से राम को काट दो, तो ये गलत सेंस निकल कर आ रहा है। उसी तरह से ये राम को चाकू से काटकर आम खिला दो, ये भी सेंस सही नहीं है यहाँ पे। और आम को काटकर चाकू से, ये चाकू बाद में आ गया, ये भी करेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। अब हमें यहाँ बताना है कौन सा छंद ऐसा है जिसमें 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है, दोहा, सौठा, सवैया या कवित। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सवैया। नेक्स्ट है अब हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आज भी भारत की संपदा अनेक विदेशियों को आकर्षित करती है, क्या करती है आकर्षित? तो यहाँ पे है सांस्कृतिक संप्रदा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सैनिक तीर तलवार आदि डैश से सुसज्जित थे, शस्त्रों, अस्त्रों, शास्त्रों या अस्त्र शस्त्रों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी राइट आंसर होगा, अस्त्र और शस्त्रों। नेक्स्ट है शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा या फिर शुद्धोदन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शुद्धोदन। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें दे रखे हैं मुहावरे, उनमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। आंख मारना,
क्या होता है इसका मतलब? बदला लेना, लड़ाई करना, अंग भंग करना या फिर इशारा करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इशारा करना। नेक्स्ट है तवे की बूंद होना, गर्म होना, उबलना, सूख जाना, देर तक ना टिकना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, सूख जाना। नेक्स्ट है पलक बिछाना, इसका मतलब क्या होगा? पलंग बिछाना, आंख खोलना, सपना देखना, स्वागत के लिए उत्सुक होना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वागत के लिए उत्सुक होना। नेक्स्ट है साग का तद्भव शब्द क्या होगा? सार्क, साग, साग या साकू। तो राइट आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे अगर हम साग की बात करें तो इसका तद्भव होगा साग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब हमें यहाँ पे लोकोक्तियां दी हुई हैं, हमें उसका सही अर्थ बताना है। घर का खांड किरकिरी लागे, बाहर का गुड़ मीठा, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इससे यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये निकल कर आ रहा है, सरलता से कोई भी चीज अगर हमें उपलब्ध होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, और जो बाहर की चीजें होती हैं वो हमें श्रेष्ठ दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सरलता से उपलब्ध होने वाली श्रेष्ठ वस्तु भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है। नेक्स्ट है नाच ना जाने, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जाने भी होता है। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है। तो इसका क्या मतलब होता है? किसी काम को करने के लिए नखरे करना, कार्य करने की क्षमता न होने पर तरह तरह के बहाने लगाना, अपने आप को होशियार बताना या फिर व्यर्थ की नापतोल करना। तो राइट आंसर है इसका बी, कोई काम ना आने पर तरह तरह के बहाने लगाना कि वो काम ही ऐसा था या फिर उस कंडीशन ही सही नहीं थी। तो इस तरह के आप बहाने लगाओगे तो वो इसका मतलब होगा नाच न जाने या आवे आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है पांव भर चून, पुल पर रसोई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका मतलब है सीमित साधन होने पर भी अधिक व्यक्तियों को निमंत्रित कर देना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब हमें यहाँ पे उपसर्ग बताना है कि अति के अंदर निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा अति से? अतियुक्ति, अतिशय, अतिरिक्त या फिर अधीन। तो देखिए अधीन में अति यूज नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परसक प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए तुम्हारे घर में देख लीजिए, में आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के, इस तरह से आपको पूरे पढ़ने हैं, आपको याद होंगे। तो आप इस तरह से लगाएंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संप्रदान में होता है, संप्रदान में आता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे संप्रदान राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुवी, पवित्र, सर, सरोवर, स्वर्ण, सवर्ण, सोना, सर्ग, अध्याय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सवर्ण, सोना। सवर्ण सोना नहीं होता, अगर यहाँ पे स्वर्ण होता तो सोना हो सकता था, इसलिए सवर्ण यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, तो ये सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट है किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट होता है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर है, अगर हम बने दोनों समासों को कि दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट, बहुब्रीहि में एक नया अर्थ निकल कर आता है, ऑप्शन बी ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी, आग, घी, मोती। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका, अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी, आग जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यह है, आप, कौन या कोई। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है हम कोई कर रहे हैं। ठीक है, हमें निश्चय नहीं है कि किसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है अब हमें तत्सम शब्द बताना है, करोड़, तेल, पीपल या दिन में कौन सा तत्सम शब्द है? तो दिन जो है वो हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है कै विहरिन को मीच दे, कई आपा दिख राय, आठ पहर का दीछड़ा, मुंह पे सहाना जाए। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो रस का प्रयोग हुआ है वो है शांत रस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। साथ में आंसर भी करते रहिए, देखते हैं किसके आंसर सबसे पहले आते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब तक तो आपने क्वेश्चंस देख भी लिए होंगे, तो आप आंसर भी कर दीजिए जल्दी जल्दी।
देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से हमें अक्षर शब्द को चुनना है, कौन किससे संबंधित है। देखिए, कनपटी कान से संबंध होती है, किस तरह से। कंधा हाथ से क्या संबंध है, उसी तरह से मसूड़े का संबंध इसी तरह से क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर करिए। देखिए, कान हमारा किससे जुड़ा हुआ होता है, कनपटी से, ठीक है। और हाथ हमारा किससे जुड़ा हुआ होता है, कंधे से, ठीक है। तो मसूड़ा हमारा किससे जुड़ा हुआ होगा, होठ से, जीहा से, नस से या दांत से। ऑब्वियसली जो मसूड़ा है वो हमारा दांत से ही जुड़ा होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सबका सही होगा। सबका 1 नंबर आ गया, ठीक है। इसमें किसी के भी 1 नंबर जाना नहीं चाहिए। अब देखिए, मोरनी, मोर, कुतिया क्या होगा इसका, यानी कि एक तरह से ये क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दिए हुए हैं। मोरनी का मोर होता है, तो कुतिया का क्या होगा, बहुत इजी है, ऑप्शन सी, कुत्ता, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए जल्दी से और इनके आंसर करिए जल्दी जल्दी। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी सॉल्व करिए। जल्दी बताइए। डेविल को जिस इस वे में लिखा गया है, तो अदर को किस वे में लिखा जाएगा। तो पहले आप डेविल ही देख लीजिए। देखिए, ये वाले सारे अक्षर बाद में आते हैं, ये वाले सारे अक्षर पहले आते हैं। तो आप रिवर्स में भी लिख सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो आपके सॉल्व करने का तरीका है। मैं इस तरह से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। DEVIL। देखिए, ABCD यानी कि +3, CDEF यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, B से E कैसे आया, +3, STUV यानी कि +3, F से I कैसे आया, FGHI यानी कि +3, और I से L कैसे आया, +3, यानी कि सब में +3 करना है। तो उसी तरह से आप ये लिख लीजिए, OTHER, O से +3 यानी कि O से पहले 3 नंबर पर क्या आएगा, आप वो देखिए, जल्दी बताइए क्या होगा। O से पहले 3, LMNO, तो L आ गया। L में देखिए C भी हो सकता है, D भी। A ऑप्शन और B ऑप्शन तो कट गया। अब T से +3 देखिए क्या आता है, रिवर्स में चलिए। तो मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ, तो QRST यानी कि क्या आएगा, Q, ठीक है। H से पहले क्या आता है, +3 अगर करेंगे तो E, और E से पहले क्या आता है, B, और R से पहले क्या आता है, O। तो ये होगा LQEBO। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये बहुत ही सिंपल है। 4th क्वेश्चन, मणिपुर, मणिपुरी, मणिपुर कथकली का, यानी कि जो मणिपुर का, जो अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो वो मणिपुरी है। उसी तरह से कथकली कहाँ का है, बताइए। कथकली जो है वो हमारे केरल का है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब यहाँ पे 5th का आंसर करिए, ये भी बहुत सिंपल है। अध्यापक, छात्र, धर्मगुरु, फिर क्या। अध्यापक से छात्र कैसे संबंधित है, अध्यापक का काम होता है शिक्षा देना, शिक्षा किसको दी जाती है, छात्रों को। वहीं धर्मगुरु का काम क्या होता है, मार्गदर्शन करना। और मार्गदर्शन किसका किया जाएगा, अनुयायी का, शिष्य का, पुरोहित का, कि देवता का। ऑब्वियसली उनके शिष्य का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुयायी नहीं होगा, देवता नहीं होगा, पुरोहित नहीं होगा, धर्मगुरु ए से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। होप सबके आंसर यहाँ पे पूरे पूरे आ रहे हैं। 6 का करिए जल्दी से, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, तो आप कोशिश करिए। पेन में 1 बार, पेपर में 2 बार, और पेपर में 3 बार क्या है। सबसे पहले आप ये तीनों स्पेलिंग में देखिए कि क्या चीज कॉमन है। पी और ई कॉमन है, पी और ई कॉमन है, और यहाँ भी पी और ई कॉमन है। एन तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये तो कट गया। हम पी और ई को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है पेन में 1 बार। अब पी यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है। और वहीं ई को लेके चलें तो ई यहाँ पर 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, और यहाँ 2 बार है। तो ये तो कट गया। तो आंसर क्या होगा, पी। ऑप्शन ए बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल है, जल्दी से 7 करिए। सुपर 79, सुप्रीम 97, लेबर क्या होगा, जल्दी बताइए।
बहुत सिंपल है, 79 आया है, यानी कि इन सबको देखना है कितने नंबर पे प्लेस होते हैं, उन सबको प्लस कर दो। 79 सुप्रीम को प्लस कर दो 97 और लेबर को। पहले सुप्रीम देख लेते हैं। देखिए एस हमारा कितने नंबर पर आता है, एस आता है यहाँ पर हमारा 19 पर। यू हमारा कितने नंबर पर आता है, 21 पर। पी हमारा कब आता है, अगर आप पी चेक करेंगे तो ये आता है हमारा 16 पर। वहीं अगर हम ई देखेंगे तो ई आता है हमारा 5 पर, और लास्ट में जो आर है ये आता है हमारा 18 पर। अब ये आप सारे डिजिट को प्लस कर लीजिए, 19, 21, 16, 5 एंड 18, टोटल आएगा 79। समझ में आ गया। उसी तरह से सुप्रीम भी 97 इसी तरह से आया है। अब उसी तरह को से हम लेबर को देख लेते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, मैं ज्यादा यहाँ पर आपको नहीं बोल पाऊंगी, ठीक है। तो एल आता है 12 पर, ए आता है हमारा 1 पर, बी आता है 2 पर, ओ मैंने अभी आपको बताया था ओ आएगा हमारा 15 पर, यू आता है हमारा कितने पर, 21 पर, और आर आता है 18 पर। अब इन सबको ऐड करेंगे, 12, 1, 2, 15, 21 और 18, तो ये आ जाएगा हमारा 69। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि कौन सा शेष 3 से भिन्न है। मेमना, बकरी, भेड़, मेढ़ा, बताइए इनमें से कौन सा भिन्न है। देखिए मेमना, भेड़, मेढ़ा ये सब क्या है, ये यहाँ पे बकरी से अलग हैं, ठीक है। बकरी, मेमना, भेड़, मेढ़ा ये अलग हैं और बकरी एक अलग है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी, भौतिकी और रसायन विज्ञान। इसमें अंतर क्या है, इजिली बता सकते हैं। अंग्रेजी यहाँ पे एक भाषा है, जबकि वनस्पति विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान ये सब क्या है, ये विज्ञान के ही टाइप है, यानी कि उसकी शाखाएं हैं। जबकि यहाँ पे अंग्रेजी एक भाषा है, तो अंतर क्या हो गया, अलग क्या हो गया, अंग्रेजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 देखिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी। अब इसमें कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी में से आपको अलग क्या लगता है। देखिए कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी की यहाँ पर बात करें तो नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है ये, पश्चिम की ओर। और कहाँ गिर जाती है ये, अरब सागर में जाके गिरती है। जबकि हमारी कृष्णा पूर्व में बहने वाली है, कावेरी भी पूर्व में बहने वाली है, और नर्मदा वो सॉरी महानदी भी हमारी पूर्व में बहने वाली है। और कहाँ गिरती है ये सब, कहाँ ये पूर्व में बहने वाली कहाँ गिरती है, हमारी बंगाल की खाड़ी में। जबकि नर्मदा हमारी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। तो अंतर क्या हो गया, नर्मदा, क्योंकि ये बहती पश्चिम की तरफ है और अरब सागर में गिरती है, और ये तीनों पूर्व में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 11 में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें से क्या अलग है। बहुत ही सिंपल है, आपको ये पता होने चाहिए कि महीने में कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में, उसके बेसिस पर आप, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, जल्दी बता दीजिए। देखिए यहाँ पर मई, जून, जुलाई, अगस्त दे रखा है। तो आप अगर आप काउंट करेंगे तो जून को छोड़ के बाकी सब महीने में क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। मई में 31, जुलाई में 31, अगस्त में 31। लेकिन जून एक ऐसा महीना है जिसमें 30 दिन होते हैं। अलग क्या है जून, ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है चींटी, मकड़ी, मधुमक्खी, शलभ। अब देखिए इनमें क्या अंतर है। देखिए चींटी, मकड़ी, मधुमक्खी, शलभ, इनमें से जो अलग हैं वो है हमारे यहाँ पर ये चींटी। अब आप इसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि ये चींटी जो है वो फार्मेसिडी वर्ग की होती है, और जो मकड़ी है वो माइग्लोमोफेज तथा राइनोमोफेज सब ऑर्डर में विभक्त किए जाते हैं। मधुमक्खी एकल जीव प्राणी है, और जो शहद का निर्माण करने वाली मधुमक्खियां होती हैं वो भी समूह में रहती हैं, यानी कि ये सब समूह में रहने वाली हैं। चींटी जो होती है वो अलग वर्ग की कीट है, इसलिए चींटी को यहाँ पे अलग किया गया है। जबकि मकड़ी, मधुमक्खी और शलभ ये
अलग चीजें हैं, इनको अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक बार मैं और आपको फिर से बता देती हूँ। चींटी जो है वो फार्मेसिटी वर्ग की कीट है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। जबकि मकड़ी, मधुमक्खी, शल्भ, ये हमारी किस तरह की हैं, ये सब ऑर्डर में डिवाइड किए गई हैं, किसके, माइक्रोलोफेज और राइनोमोफेज के टाइप में, इसलिए यहाँ पर इनको अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 आप देख लीजिए, 8/9, 16/64, 32/25, 64/36, इसमें से क्या आपको अलग लगता है? देखिए 8 और 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 16 64 विभाज्य है, 32 और 25 भी विभाज्य नहीं है, और 64 और 36 भी विभाज्य नहीं है। जबकि यहाँ पर 16 और 64 जो है संख्या, ये दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको 16 और 4 का वर्ग भी है ये, और 64 और 4 का घन भी है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूर्णतः विभाजित है एक दूसरे से, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अब 14 बताइए, आपको 14 कैसा लगता है? 2010, 2011, 12 एंड 13। देखिए यहाँ पर 10, 11 और 13 ये हमारे अधिवर्ष जिसको लीप ईयर कहते हैं वो नहीं है, जबकि 2012 क्या है, हमारा एक लीप ईयर है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी को यहाँ पे अलग किया गया है। ठीक है, लीप ईयर है, आप सबको पता होगा लीप ईयर से एक क्वेश्चन आता है। 2012 हमारा लीप ईयर है, जबकि 10, 11 एंड 13 हमारा लीप ईयर नहीं है। जब हम कैलेंडर डिस्कस करेंगे तो हम ये सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि लीप ईयर क्या होता है, ये किस तरह से हम करते हैं, और साथ में डायरेक्शन पर भी हम एक वीडियो जरूर करेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को डायरेक्शन में दिक्कत है। तो ठीक है, तो उसको भी, डायरेक्शन को भी हम इजीली वहां पे डिफाइन करेंगे, जिससे आप डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी कर पाए। अब आप ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर एक मिसिंग है, आपको ये वर्ड लेकर आना है। ये कैसे आया? 2, 5, 7, 12, 19 एंड 31। देखिए क्या सीरीज आपको लगती है यहाँ पर? आप सीरीज को गौर से देखिए, हो सकता है इसी में आंसर छुपा हो आपका। देखिए 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 और 7 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 7 और 12 को प्लस करेंगे तो 19, 12 और 19 को प्लस करेंगे तो 31, और 19 और 31 को यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा? 50। ठीक है, और 50 और 31 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 81। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50। इज अ रियलाइजेशन अकाउंट, अब हमें बताना है रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। ये पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, या फिर सस्पेंस अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपने देखा होगा, ये पार्टनरशिप के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि नाम मात्र का खाता होता है। जब हम जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसका वाइंड अप करते हैं या फिर समापन करते हैं, तो उसकी दशा में ये हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा नॉमिनल अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स रिजल्ट, यानी कि जो भी पेमेंट किया जाता है क्रेडिटर्स को, वो क्या रिजल्ट करता है, यानी कि उससे क्या डिसीजन या फिर हम बोल सकते हैं उससे क्या रिजल्ट निकल कर आता है। इंक्रीज इन टोटल असेट्स, यानी टोटल असेट्स में इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है टोटल असेट्स, इंक्रीज हो जाती है टोटल लायबिलिटीज, या फिर रिडक्शन इन टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल असेट्स। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेमेंट की।
तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज तो कम होती हैं, साथ में हमारी एसेट्स भी कम हो जाती है, क्योंकि जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश। और कैश कहाँ शो किया जाता है, ये शो किया जाता है हमारा असेट साइड में। तो जब हम कैश अपना थोड़ा जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा कम हो जाएगा, तो हमारी टोटल असेट्स में भी कमी आएगी और लाइबिलिटीज भी हमारी कम हो रही है तो उसमें भी कमी आएगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश द प्रिंसिपल्स और डबल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि वो कौन सा पर्सन है जिसने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था डबल अकाउंटिंग सिस्टम के प्रिंसिपल्स को। ल्यूकस पैसियोली, अल्फ्रेड मार्शल, एस.डब्ल्यू. टेलर या फिर हेनरी फ्यूल। फ्रेंड, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। यस, देखिए इसका राइट आंसर है यहाँ पे ए, जो कि हमारा ल्यूकस पैसियोली। ल्यूकस पैसियोली हमारा ये कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम का लेकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट है। अब जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो किस नेचर का अकाउंट होता है, पर्सनल है, एक्चुअल है, अनरियल है या फिर नन ऑफ द एप्रोप्रिएट, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो पर्सनल अकाउंट हमारा किसको बता रहा है, ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक संस्था की में जो भी इन्वेस्ट किया गया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सनल अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डुअल अकाउंटिंग सिस्टम स्टार्टेड, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली होती है वो कब स्टार्ट की गई थी, यानी कहाँ, इंडिया में, इटली, इंग्लैंड या फिर नन ऑफ दीज। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो ये स्टार्ट की गई थी हमारी इटली में। ठीक है, किसके द्वारा, ल्यूकस पैसियोली के द्वारा 1494 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, The property account is debited to the original price of the assets in the buyer's books and the total इंटरेस्ट अमाउंट इज डेबिटेड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो भी धनराशि से कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा। यहाँ फ्रेंड इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड, यहाँ पर ना स्पेस है, यानी कि ये फिलिंदा ब्लैंक है, ये आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर जो डेबिट हुआ है ओरिजिनल प्राइस से क्या हुआ है, प्रॉपर्टी अकाउंट। अब ये बात की गई है बायर की बुक में, और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो किस अकाउंट के थ्रू डेबिट किया जाएगा, आपको इस फिलिंदा ब्लैंक में फिल करना है। इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से, इंटरेस्ट डाउट अकाउंट के नाम से, सेलर्स अकाउंट के नाम से या फिर ऑल अप्रोप्रिएट। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमारा इंटरेस्ट डाउट अकाउंट। क्योंकि अभी हमें यहाँ पर पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट डाउट अकाउंट के नाम से हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें से कौन सा मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इजिली बता सकते हैं। देखिए डेटर है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, स्टॉक है, परचेज है। इनमें से जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो है हमारी परचेज। परचेज को हम मूवेबल नहीं कर सकते, जबकि स्टॉक को हम मूव कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे मूव हो सकते हैं, डेटर्स भी मूव हो सकते। डेटर किस तरह से मूव होंगे, आप इन डेटर्स को कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और पर्सन के थ्रू ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो अमाउंट है वो कोई और भी ले सकता है, उससे आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मूवेबल हो सकते हैं, लेकिन परचेस मूव नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल एक्टिविटी। अब इसमें से आपको बताना है क्या कॉमर्शियल यानी कि जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो नहीं है। अ पर्सन अर्न्स 500 प्रॉफिट्स बाय सेलिंग हिज ओल्ड टीवी, यानी कि एक पर्सन ने 500 रुपये का प्रॉफिट कमाया अपनी पुरानी टीवी को बेचकर। एक्शंस ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी के एक्शंस या फिर क्रियाएं। रनिंग अ प्रोविजन स्टोर या फिर कुकिंग एंड सेलिंग इन अ होटल। तो इसमें हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटी नहीं है, जिसको हम कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो एक्टिविटी नहीं है क्या, ए, क्योंकि ये डेली बेसिस का काम नहीं है। देखिए इंश्योरेंस कंपनी में एक्शंस किए जाएंगे डेली बेसिस पर,
रनिंग अ प्रोविजन स्टोर डेली बेसिस पर हो रहा है, कुकिंग एंड सेलिंग इन होटल ये भी डेली बेसिस पर हो रहा है। कॉमर्शियल एक्टिविटी में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। अब टीवी वो उसने एक दिन बेची है, वो डेली अपनी ओल्ड टीवी नहीं बेचेगा। अगर वो डेली यही काम करता है तो वो उसका बिजनेस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, और प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है तो प्लीज प्लीज प्लीज, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट है डेबिट इक्वल्स क्रेडिट, यानी कि डेबिट जो है वो क्रेडिट के इक्वल होता है। अब आपको बताना है किन किन कंडीशंस में। समटाइम्स ट्रू इन अकाउंटिंग, यानी कि कभी कभी ये सही होता है अकाउंटिंग के अंदर, समटाइम्स रॉन्ग इन अकाउंटिंग, ऑलवेज ट्रू इन अकाउंटिंग, या फिर ट्रू अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए ये हम सबको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के अंदर फॉलो किया जाता है, और डबल एंट्री सिस्टम ये बात करता है कि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो 2 ट्रांजेक्शन्स होंगे, यानी कि सभी डेबिट का क्रेडिट होगा और सभी क्रेडिट का डेबिट होगा, यानी कि कोई भी क्रेडिट या कोई भी डेबिट अकेले नहीं होगा, ये दोनों एंट्रियां साथ होंगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इसलिए जो ऑलवेज ट्रू इन अकाउंटिंग हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एवरी डेबिट हैज क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज डेबिट, ठीक है। ये बस कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड डील। अब इसमें से कौन सा ट्रेड डील नहीं है आपको वो बताना है। अभी आपने क्वेश्चन किया था कॉमर्शियल एक्टिविटी का, ये उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, ठीक है। जैसे कि ये है 1 लाख वर्थ ऑफ फर्नीचर परचेस्ड फॉर बिजनेस, हिज सन्स फीस टू 20,000 पेड from his personal bank account, employees were paid 50,000, purchase good worth 75,000 rupees। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड डील की बात की जा रही है, बतानी है हमें किसमें नहीं है। तो देखिए उसने फर्नीचर खरीदा परचेस के लिए, वो सॉरी फर्नीचर खरीदा उसने अपने बिजनेस पर्पस के लिए, डेली बिजनेस एक्टिविटी की बात है यानी ट्रेड की। एम्प्लॉय को पेड कर रहा है, ये भी बिजनेस एक्टिविटी की बात है। परचेस करा है उसने अपने बिजनेस के लिए कोई भी माल 75,000 रुपए का, ये भी बिजनेस एक्टिविटी की बात है। हमें यहाँ पे बताना है नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसने अपने बच्चे की फीस दी है अपने पर्सनल अकाउंट से, इसमें कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अप्लाइज टू डेबिट ग्रांटिंग क्रेडिट। अब इसका जो लेखांकन का जो मूल सिद्धांत पाने वाला डेबिट देने वाला क्रेडिट लागू होता है वो कहाँ लागू होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इन रियल अकाउंट, इन पर्सनल अकाउंट, इन कैश अकाउंट। तो देखिए पाने वाला डेबिट और पैन सॉरी जो पाने वाला है डेबिट और देने वाला क्रेडिट है, वो अगर हम बात करें नियम की तो वो लागू होता है हमारा पर्सनल अकाउंट में। ये रूल हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर है। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो प्लीज आप गोल्डन रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा अकाउंटिंग के, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन उसी तरह का एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो अलग हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड डील। अब आपको ट्रेड डील अगेन बतानी है। बॉट ₹10,000 फर्नीचर फॉर बिजनेस, एम्प्लॉय सैलरी 6,000 पेड, बॉयज फीस 5,000 पेड फॉर हिज पर्सनल बैंक अकाउंट एंड 2,000 पेड फॉर बॉयज फीस बाय ट्रेड। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है ये दोनों ही ऑप्शन, यहाँ पर ये तो आपने देख लिया कि ए भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 से। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पे की जा रही है फीस वो ट्रेड के द्वारा की जा रही है, और यहाँ पर जो पे की जा रही है वो पर्सनल यूज से की जा रही है। अब ट्रेड के द्वारा की जा रही है फीस, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सौदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है वो उसने बिजनेस पर्पज से बिजनेस का जो भी अमाउंट था वहां के थ्रू उसका पेमेंट किया है, जबकि दूसरे में उसने कहाँ से किया? अपने पर्सनल अकाउंट से। तो यहाँ पे अगेन राइट आंसर हो जाएगा 3, और 3 जो है वो ट्रेड डील नहीं है, बाकी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ हमारे ऑप्शन ट्रेड डील के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल अकाउंटिंग मीन्स। अब डबल अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है आपको ये बताना है। एवरी मर्चेंट ट्रांजेक्शन हैज टू साइड,
टू अकाउंट्स आर क्रिएटेड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स, या फिर राइट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ट्वाइस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है डबल अकाउंटिंग सिस्टम की। मैंने अभी आपको बताया डबल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह ट्रांजेक्शन्स या फिर जो रिकॉर्डिंग होती है वो की जाती है। तो यहाँ पे टू साइड्स वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एवरी मर्चेंट ट्रांजेक्शन हैज टू साइड। इसको दो बार नहीं लिखा जाता, दो बार अकाउंट नहीं क्रिएट किए जाते, तो ये दोनों हमारे ऑप्शंस गलत हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इस सीरीज के अंदर हम आपको चैप्टर बाय सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिससे कि आपको अपने प्रिपरेशन करने में आसानी हो। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।